सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो जैसा कि आप लोगों ने बोला था पहले वीडियोस में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया था, आप लोगों ने कहा था कि फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट भी करवाइए, तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। सो बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन पे फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट है। सो आपका पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें बोला गया है द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। भाई देखिए, इसमें मैं आपको बिल्कुल भी समय नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो बताना है आपको 1-2 सेकंड में ही। चलिए फटाफट से बताइए। ओके, सो बताता हूँ मैं आपका। इसका फॉर्मूला होता है भाई mgh। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर आपसे बोले ये तो क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। आपसे पूछे बताइए भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा, वो होती है 1/2 mv², हाफ mv²। सो जो पहला ऑप्शन है वो किसका है, वो है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, हाफ mv²। अब ये बी ऑप्शन है वो किसका है, ये है टोटल एनर्जी यानी कि पूर्ण टोटल एनर्जी यानी कि संपूर्ण ऊर्जा। वो क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हमारी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन हमारा किसका है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का। सेकंड ऑप्शन किसका है, टोटल एनर्जी का यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सी यानी तीसरा वाला ऑप्शन है वो किसका है हमारा, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो बस आपको तीनों फॉर्मूले याद हो गए, यानी कि आई होप आप सबको याद हो गए होंगे और आपको पता भी होगा पहले से। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम है, यानी कि कौन सा वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखता है। चलिए हम आपको 10 सेकंड देते हैं इसके लिए, 10 सेकंड काफ़ी हैं, तो जिसको याद होगा वो इसको इजीली बता सकता है। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको फटाफट से। और आपका जो भी स्कोर है वो प्लीज़ अपने कॉपी पे लिखिएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, सो टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई कौन सा वाला जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देखिए मैं बताऊंगा आपको, जो रेडियो तरंगें होती हैं उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, रेडियो वेव्स होती हैं उसकी सबसे कम होती है। एंड जो गामा रेज होती हैं, गामा किरणें, उनकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। तो हमारा आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, ये सबसे अधिकतम है। अगर कोई पूछे सबसे कम तो वो किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। किसकी, रेडियो वेव्स की यानी कि रेडियो तरंग की। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हैज़ एंगल, यानी कि एक पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म के कोण होंगे। देखिए आपको 10 सेकंड देता हूँ, फटाफट से बताइए इसको, क्योंकि जिसने भी प्रिज्म वाले क्वेश्चन किए होंगे वो इसको सॉल्व कर सकता है, और नहीं भी किए तो मैं बता दूंगा मैं आपको ऐसे किसके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बात हो रही है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म की। भाई एक प्रिज्म को आप पता ही होगा कैसा होता है, प्रिज्म कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे भी एक होती है कुछ इस टाइप से प्रिज्म होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है भाई इसके जो कौन से कोण होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म के कोण, सबसे पहला तो होता है भाई 90 तो होता ही होता है। ठीक है, और 2 कोण होंगे जो समान होंगे, तो 45 एंड 45। ठीक है, तो बस ये वाला आंसर देखते हैं कौन सा राइट है। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, यानी कि इसमें जो है ये समद्विबाहु होता है, यानी कि बायलेटरल इसमें ट्रायंगल बनता है, यानी कि इसमें 2 एंगल होंगे वो सेम होंगे और एक 90 होगा। ठीक है, तो 90, 45 एंड 45 ये होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म के कोण। 3 होते हैं 90, 45 एंड 45। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ऊर्जा के घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कॉमास हैं, ठीक है देख लेना। तो ये आपको बताना है घटते क्रम में, यानी कि कुछ इस टाइप से, यानी कि ये तो ये सबसे मैक्सिमम होगा यहाँ पे, और जो लास्ट वाला होगा सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो फटाफट बताइए, तो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, फटाफट से बताइए इसका आंसर। अपना स्कोर प्लीज़ कॉपी में लिख लेना, अपना स्कोर जितना भी आपका स्कोर हो रहा है। देखिए सो हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, सबसे जो अधिक ऊर्जा होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वो आपकी होती है एक्सरेज की। जो एक्सरेज होता है
एक्स किरण वो सबसे ज़्यादा रखता है भाई एनर्जी, ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा होती है एनर्जी इसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। अब देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में हमारे एक्स रे। अब इन दोनों में ध्वनि तो ये वाला गलत हो जाएगा, अब ये वाला भी गलत। अब बचा कौन सा, ए और सी, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे कम किसकी होती है। सो सबसे कम जो होती है वो होती है हमारी इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड रेज की सबसे कम होती है। क्या होती है सबसे कम, एनर्जी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारी सबसे कम है भाई, ऑप्शन नंबर सी में। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई सी इज़ राइट। देखिए सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एक्सरेज की, सबसे कम होती है इंफ्रारेड की, ठीक है। इसको याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास दिया हुआ है 2 प्लेन्स हैं, 2 समतल दर्पण हैं, वो एक दूसरे पर 40 डिग्री पर झुके हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। बताना आपको कितने मिरर बनेंगे भाई। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म द मिरर विल बी, यानी कि इनके बीच किसी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। आपके पास 10 सेकंड है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी धांसू क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर एक बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन एक बार। चलिए टाइम सब होता है। देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ फुल कॉन्सेप्ट, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास 2 समतल दर्पण के जो है एंगल दिए हैं, लाइक ये बोल रहा भाई 40 डिग्री पर झुके हुए हैं कुछ इस टाइप से, दो ये वाला भी समतल है, ये भी समतल है, यानी कि दर्पण है और ये 40 डिग्री पर झुके हुए हैं। पूछा जा रहा है मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु रख दी है तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमें कोई भी थीटा दिया होता है, दोनों के बीच में एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है, इसके बीच में प्लेन, इसके बीच में जो एंगल मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं 360 अपॉन थीटा चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं इसको, ठीक है। चेक, अगर इसको x ले लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। अगर जो x है वो क्या है, इवन है, यानी कि सम है, सम संख्या है, इवन है, तो हमारा क्या होता है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या होती है, वो होती है हमारी x-1, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन है तो पहली कंडीशन हो गई, अगर x हमारा ऑड है यानी कि विषम है, क्या है भाई, विषम है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, वो हमारी होगी x ही होगी, यानी कि जो हमारा जो फॉर्मूला होगा 360 अपॉन थीटा वही होगा हमारा, अगर ये ऑड है तो, ठीक है। अब देखिए बस इसी क्वेश्चन में हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले x चेक करते हैं भाई, 360 अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है 40, सो 360 अपॉन 40 कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 9, ठीक है। अब 9 क्या है, 9 हमारा है ऑड। सो जब ऑड के लिए क्या करते थे, हमारा जो वैल्यू होता था यही वाला x, वही हमारा होता था नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे भाई, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या 9 होगी, 9, ठीक है। सो ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर नहीं आता तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी बिहाइंड अस, यानी कि जो वाहनों के, ऐसे मान लो ये कार है आपकी, तो ये साइड मिरर होते हैं पीछे देखने वाले, इसमें कौन सा वाला आपका दर्पण यूज़ होता है। आपके पास 10 सेकंड है, आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, सोचिए आराम से, ठीक है। यहाँ बात हो रही है साइड मिरर की, ठीक है भाई, साइड मिरर होता है ना जो जिसे पीछे देखते हैं हम लोग, ठीक है, और टाइम सब होता है आपका। सो देखिए जो साइड मिरर होता है उनमें लगा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें होता है उत्तल दर्पण। अब कोई पूछे भाई हमारी कार है, उसकी जो आगे की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें कौन सा दर्पण होता है, उनमें कौन सा दर्पण होता है भाई, तो उनमें हमारा होता है अवतल, ठीक है भाई, अवतल होता है। अगर कोई पूछे हमारी कार के अंदर जो शीशा लगा होता है जिससे ड्राइवर पीछे की तरफ देखता है सीट्स को, तो वो क्या होता है, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। जो 3 दर्पण हैं जो कार से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो साइड मिरर होता है जिससे कि पीछे दिखता है वाहन, वो जो ड्राइवर होता है वो हमारा होता है उत्तल दर्पण का, और जो यहाँ पे लगा होता है यानी कि इसकी हेडलाइट्स में, वो हमारा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। और जो समतल होता है यानी कि जो एक बीच में लगा होता है जो ड्राइवर की सीट के सामने, उसको वो क्या होता है, समतल होता है, ठीक है।
सो बस ये कॉन्सेप्ट था। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना इफ़ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल 2 इज़ 30 डिग्री। यदि किसी पारदर्शी पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है तो बताना है उसका रिफ्रैक्टिव ऑफ मटेरियल क्या होगा, यानी कि उसका अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि म्यू क्या होगा, म्यू। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जिसको म्यू और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन पता होगा वो इजीली इसको सॉल्व कर सकता है। ओके, सो टाइम्स अप। देखिए एक रिलेशन होता है, ये हमारा होता है अपवर्तनांक यानी कि म्यू, और वी कैन से वो होता है आई क्रिटिकल में रिलेशन। तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है कोसेक क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कोसेक और क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे आई सी क्या है, क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। ठीक है भाई, सो म्यू की वैल्यू कैसे हो जाएगी भाई, कोसेक 30। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। सो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 2। सो आंसर नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट था बस, जो म्यू में और क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण में अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में जो संबंध होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है वेव्स विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड आर, यानी कि ऐसी किरणें जो जिसका ध्रुवण नहीं हो सकता है। अब आपके पास फटाफट से बताइए कि 10 सेकंड्स हैं, 10 सेकंड बाद मैं आपको आंसर रिवील करूंगा फटाफट से। ठीक है, टाइम सब। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए बताऊँ मैं आपको ए क्यों राइट है भाई। देखिए साउंड वेव भी नहीं है, यानी कि वायु में ध्वनि तरंग है। देखिए अगर हम बात करते हैं ध्रुवण की, तो जो ध्रुवण होता है वो होता है अनुप्रस्थ तरंगों का, बट यहाँ पे जो ये वाली वायु में ध्वनि तरंगें हैं वो हमारी क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अ ग्लास ब्लॉक। देखिए एक कांच के गुटके को एक कागज़ पर रखा जाता है सॉरी। एक हमारे पास ये कांच है, उसके नीचे हमने कोई भी एक पेपर रख दिया जिसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। अब हम ऊपर से उसको देखेंगे तो पूछ रहा है भाई किस रंग का अक्षर सबसे अधिक उठा हुआ दिखेगा। उसमें बहुत सारे रंग से बना हुआ कोई वर्ड है, तो उसमें पूछ रहा है भाई कौन सा रंग का जो सबसे अधिक जो रंग है वो सबसे अधिक उठा हुआ दिखाएगा। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। ठीक है, टाइम्स अप। सो जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। अब बताता हूँ मैं आपको इसका आंसर डी करेक्ट क्यों होगा। देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा जो रंग उठना जो दिखाई देगा वो डिपेंड करेगा म्यू पे, यानी कि अपवर्तनांक पे। किस पे, अपवर्तनांक पे। अब अपवर्तनांक किसका होगा भाई, अपवर्तनांक होगा जो कांच है, यानी कि जो मीडियम, जो कांच है वो तो मीडियम है यानी कि माध्यम है। ठीक है भाई, और नीचे क्या है, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा इस पर डिपेंड करेगा इसके सापेक्ष जो रंग है उसका क्या अपवर्तनांक है। तो बताऊँ मैं आपको, नीले रंग के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। नीले रंग के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, अतः नीले रंग का अक्षर सबसे अधिक उठा हुआ दिखेगा। समझा भाई, समझे नहीं समझे, बताया मैंने आपको, फिर से बताता हूँ मैं आपको। नीले रंग का के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है यानी कि म्यू होता है वो अधिक होता है, तो इसलिए कि नीले रंग के जो अक्षर हैं वो उठे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो उपकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डू नॉट मेक यूज़ ऑफ एडी करंट्स, यानी कि इनमें से कौन से उपकरण में भंवर धाराओं का प्रयोग नहीं होता है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से बताइए कौन सा वाला ऑप्शन है और क्यों नहीं होता है। ओके, सो टाइम्स अप। सो आंसर हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए सी करेक्ट क्यों होगा भाई ये क्यों नहीं करता भंवर धाराएं का उपयोग, ये इसलिए नहीं करता भंवर धारा का उपयोग क्योंकि ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का जो डिके यानी कि क्षय होता है, यानी कि वो जो भी प्रॉब्लम आती है वो भाई ज़्यादा आती है। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि ऊर्जा का वीकेंड से डिके होता है। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर में
भंवर धाराओं का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है, देखिए ये बोल रहा है जब प्रकाश की किरण किसी साबुन के बुलबुले पर आपतित होती है, यानी कि व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सोप बबल इट्स सो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड द फिनोमेना। जब हम कहते हैं नहीं, जब प्रकाश की, मान लो हमने कोई साबुन के बुलबुले हमारे पास हैं, जब उसको हम धूप में रख देंगे तो उसमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे। तो वो किसके कारण होता है? उसके लिए आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। ओके, सो टाइम्स अप। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर नंबर सी। भाई जब कोई भी साबुन के बुलबुले हैं, अगर वो धूप में रख दिए जाते हैं तो वो इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के कारण उसमें ये बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं हम लोग को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, इंटरफेरेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट इज़ 5√2, यानी कि जो शिखर मान है प्रत्यावर्ती धारा का एसी का, वो 5√2 है। आपसे पूछा गया है भाई पूरी साइकिल में, यानी कि पूर्ण साइकिल में उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, औसत मान क्या होगा। आपके पास फटाफट से बताइए, 10 सेकंड में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। ओके भाई, टाइम्स अप। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसका आंसर बताऊँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्यों होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की। हमको पता है एसी की प्रॉपर्टी क्या होती है। एसी की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई वो जो होती है वो कुछ ऐसे चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए इसकी पूरी साइकिल कहाँ हो रही है। इसकी पूरी साइकिल स्टार्ट यहाँ से हुई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था। जितना वैल्यू यहाँ पर चलेगी ऊपर, उतनी ही वैल्यू नीचे चलेगी, ठीक है। अब देखिए इसका निकालेंगे औसत, तो भाई 0 आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो हमारे पास 4 चला और 4 नीचे चल गया माइनस में, तो क्या आएगा 0। तो इसलिए इसका जब भी आपके क्वेश्चन में दिखे एसी दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है साइकिल का औसत वैल्यू बताइए, जो इसकी वो जो पूरी 1 साइकिल है उसका जो एवरेज वैल्यू जब पूछा गया, जब भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप का आए तो हमेशा इसका आंसर 0 होता है, ठीक है। बिना आंख बंद करके, सॉरी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिए और इसका आंख बंद करके इसका आंसर सी लगा देना, यानी कि सी नहीं, मैं कह रहा हूँ 0 लगा देना, 0, ठीक है। अब ऑप्शन जो भी आए आपका, लेकिन 0 आपको दिख जाएगा, 0 कौन से ऑप्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है 2 वेव्स सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ देयर। 2 स्रोत कला है संबंध होंगे यदि उनकी, मतलब हमारे पास 2 वेव्स हैं, वो कोहेरेंट कब होंगी, ठीक है भाई। भाई कोहेरेंट कब होंगी, आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से बताइए। वो कि सेम हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट, यानी कि सेम समान, किस बेस पे हम लोग उसको बोलेंगे भाई ये कोहेरेंट है। ओके, सो टाइम्स अप। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखते हैं ए क्यों राइट होगा। भाई हमारे पास 2 वेव्स हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई ये कोहेरेंट कब होंगी, ये कोहेरेंट जब होंगी जब इनका जो कलांतर यानी कि डेल्टा फाई है दोनों का सेम होगा, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ ले लेते हैं, वो भी सेम होंगी। तब हम कहेंगे कि भाई ये जो 2 वेव सोर्सेज हैं ये कोहेरेंट हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है ना, जो डेल्टा फाई यानी कि कलांतर, इसको हिंदी में बोल देते हैं कलांतर, ठीक है भाई। ये सेम होना चाहिए और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है अ डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी इनटू एसी इज नोन एज। एक यंत्र है जो डीसी को एसी में बदलता है, तो वह है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके, सो टाइम्स अप। तो मैं इसका आंसर रिवील करता हूँ। सो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, ऑक्सीलेटर। एक डिवाइस जो डीसी को एसी में चेंज करता है, उसका जो आंसर है दो लित्र कहते हैं इसको, ऑसिलेटर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डीसी टू एसी की, तो ये क्या होता है हमारा 2 लित्र, ठीक है, ऑसिलेटर। अगर हम बात करेंगे एसी टू डीसी की, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा रेक्टिफायर,
रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी, दिष्टकारी, ठीक है भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। देखिए पहला वाला ऑप्शन किसके लिए राइट होगा, अगर AC को DC में करते तो होता हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट, बट यहाँ पूछा कह रहा है DC to AC, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगर बात करें ट्रांसफॉर्म की, सो जो ट्रांसफॉर्म होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है। किसी भी AC या DC जो भी करंट आता है, AC आता है जनरली, तो उसमें क्या करता है भाई, अगर मान लो वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्हें कम कर देगा, कम आ रहे हैं तो ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो इसका काम होता है ट्रांसफार्मर का। बट यहाँ पे क्या है, DC to AC चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा ऑसिलेटर यानी कि 2 लेटर, ठीक है। सो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द स्मॉलेस्ट वेव लेंथ, इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। ओके, टाइम्स अप। हमसे पूछा जा रहा है भाई इन सब में से कौन सी जो वेव्स हैं उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, ठीक है। अब इसमें बताऊँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब बताता हूँ कॉन्सेप्ट भाई क्या क्या है। देखिए जो रेडियो तरंगें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर शायद सेकंड था, फिर से देख सकते हो। जो रेडियो वेव्स होती हैं यानी जिसको बोलते हैं हम लोग तुम्हारी रेडियो तरंगें, उसकी सबसे ज़्यादा होती है क्या, तरंगदैर्घ्य लैम्बडा। और सबसे जो कम होती है वो होती है गामा रेज की। गामा रेज की सबसे कम होती है, गामा रेज की जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्बडा, वो सबसे कम होता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। सबसे कम किसकी होती है, गामा रेज की, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके आप बताना है ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फटाफट से आपको देना है आंसर, ठीक है। सो आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको। ओके, सो टाइम्स अप। देखिए जो हमारा जो कथन ए है यानी कि स्टेटमेंट ए है, वो बोल रहा है मैग्नेटिक पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी चुंबकीय ध्रुव हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब चेक करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। भाई ये भी करेक्ट है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक क्या लूप बनाती हैं, लूप, इसको हम बोलते हैं बंद वक्र, यानी कि एक लूप बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं, ये ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है, जो चुंबकीय ध्रुव होता है वो अलग नहीं हो पाते हैं। तो हमारे दोनों ऑप्शन राइट हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कथन बी कथन ए का स्पष्टीकरण है भाई, ठीक है। जो हमारी चुंबकीय रेखा होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, वो एक क्लोज कर्व बनाती है, अच्छी बात है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, याद रखना इस चीज़ को। और जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो अलग नहीं हो पाते, किसकी वजह से, इसी की वजह से, जो वक्र बनाती हैं यानी कि जो क्लोज लूप बनाती हैं उसकी वजह से ये दोनों जो पोल्स होते हैं, सॉरी मैग्नेटिक पोल्स, वो अलग नहीं हो। अब देखिए मैग्नेटिक पोल्स क्या कौन से होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, बस ये दोनों अलग नहीं हो पाते। मान लो इसको अलग भी करोगे ना तो दोनों के क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वो अलग से फिर से बन जाते हैं। यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है पोलेरॉइड आर यूज टू, यानी कि जो पोलेराइड है उसका उपयोग कहाँ होता है। आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। अगर आपने फिजिक्स 12th की अच्छे से पढ़ी है आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइम सब बताऊँ, इसका आंसर डी, इसका जो आंसर होगा डी करेक्ट होगा। अब देखिए डी करेक्ट क्यों होगा, देखिए जो पोलराइड होता है बताऊँ मैं आपको, ये एक टाइप का एक मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। जो पोलेराइड होता है, पोलेरॉइड क्या होता है भाई, ये क्या होता है, मटेरियल होता है एक टाइप का। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो प्रकाश का ध्रुवण करके उसकी तीव्रता को कम कर देता है। जो क्या होता है, मान लो जो लाइट है उसका क्या करता है, पोलराइजेशन करता है, उससे क्या होता है,
उसको करके उसकी जो तीव्रता है उसको कम कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बस जो पोलराइड है वो क्या है कि मटेरियल है, क्या करता है भाई, जो लाइट को पोलराइज करके ये कर देता है। सो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है एन आइडियल इंडक्टेंस डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस इन डीसी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर बाई एन इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। देखिए एक सोर्स का हमारे पास प्रेरकत्व है, दिष्ट धारा में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है भाई, किसी प्रेरकत्व द्वारा प्रतिरोध धारा की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आपके पास 10 सेकंड है, इसको बढ़िया से सॉल्व कीजिए, यानी कि सोचिए क्या है ये, थ्योरेटिकल सही है गलत है, उसके बाद अपना आंसर को कॉपी में लिखिए। देखिए ये मैं आपको देता हूँ आपके लिए होम असेसमेंट, आपको ये खुद से करना है। ठीक है भाई, आपको बताना है, होमवर्क है आपके लिए। इसका जो आंसर है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई आप भी कुछ सोचिए, आप भी कुछ देखिए अपनी किताब को पलट के, भाई इसका आंसर क्या है, जिससे आप क्या होगा इसको, जिससे आपको अच्छे से याद होगा और आपके अंदर एक जो होती है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा वो भी जगेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से इनमें से बताइए कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी कौन सा राइट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें भाई क्या होती हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए क्यों होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ का मतलब जानते हो क्या होता है, अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है कि वो कुछ इस टाइप से चलती हैं। ठीक है भाई, ये वाली वेव्स हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है, ये स्टेटमेंट 2 दिए हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, आपको बताना है इन दोनों में से, इन दोनों में क्या रिलेशन है, या सही है गलत है, फटाफट से 10 सेकंड बताइए आप। देखिए टाइम्स ऑफ, तो पहला क्वेश्चन क्या, सॉरी पहला स्टेटमेंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन एसी 0, जो किसी संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा पथ में आरोपित प्रतिरोध शून्य होता है। देखिए चलो अब देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन देते हैं, किसी संधारित्र के द्वारा दिष्ट धारा परिपथ में आरोपित प्रतिरोध शून्य होता है। चलिए देखिए जो ये ऑप्शन है, किसी संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित प्रतिरोध शून्य होता है, मुझे लगता है भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए कैसे गलत है, चेक करते हैं। हमें पता होता है जो एक्स सी होता है कैपेसिटर वाला, वो क्या होता है 1/ओमेगा c। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे दिष्ट धारा की यानी कि डीसी की, तो उसमें क्या होता है भाई, आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा शून्य है, तो ये गलत हो गया। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग है, और बी हमारा करेक्ट है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कथन आपका ए है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई किसी भी संधारित्र के प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, वो क्या होता है, ये बोल रहा है शून्य होती है, बल्कि यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं अनंत होती है। ठीक है, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट था, बताना था आपको। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसके लिए मैं आपको कोई भी समय नहीं दूंगा। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज प्रपोज्ड बाई, प्रकाश की तरंग सिद्धांत दिया गया था। भाई किसने दिया था, फटाफट से इसका आंसर बताइए, मैं रिवील कर रहा हूँ। चलिए इसका आंसर होगा, बता रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी, हाइगेंस ने दिया था। भाई किसका, थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत, प्रकाश की तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। देखिए मैं बताऊँ आपको, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो दिया था इसने, हाइगेंस ने। जो न्यूटन ने क्या दिया था, प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया था। प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया था किसने, न्यूटन ने। ठीक है, और ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत वो दिया था किसने, हाइजेंस ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, और ये वाला भी आप याद रखना है फॉर फ्यूचर। ओके,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो ये प्रैक्टिस सेट तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जितने भी दोस्त हैं जिसको आपको लगता है कि नीड है तो प्लीज़ उनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, तो